एक गांव में मोहन अपने दो जवान बेटों के साथ रहता था। बड़े बेटे का नाम रमेश और छोटे बेटे का नाम मनीष था। रमेश बड़ा ही चालाक और होशियार था, वहीं उसकी पत्नी नेहा भी उतनी ही होशियार थी। वहीं मनीष की अभी शादी नहीं हुई थी, जिस वजह से वह अपने पिता का पूरा ध्यान रखता था। अरे मनीष, जरा सुनो, जाते हुए बाजार से सब्जी और थोड़ा दूध ले आना। आज घर में सब खत्म हो गया है। और हाँ, अगर ताजे फल मिले तो वो भी ले लेना। ठीक है भाभी, आप लिस्ट दे दीजिए, मैं सब ले आऊँगा। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। और हाँ, पैसे भी दे दीजिए, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। अरे ऐसे तो जेब में कभी पैसे होंगे ही नहीं, कुछ काम धंधा करोगे तभी मिलेगा। गहरी सांस लेकर पिताजी के पास गया। पिताजी, भाभी ने कहा है कि बाजार से कुछ सामान लाना है, आप थोड़े पैसे दे दीजिए। बेटा, मेरे पास तो इस वक्त एक भी पैसा नहीं है, क्यों ना तुम अपने बड़े भैया से मांग लो। यह सुनकर मनीष वहाँ से ही चला गया। रमेश खेतों के काम में व्यस्त था और पसीने से लथपथ। तभी दूर से मनीष तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास आ पहुँचा। भैया, भैया जरा सुनिए। हाँ मनीष, क्या हुआ? सब ठीक है? वो बाजार से कुछ सामान लाना था, भाभी ने कहा था थोड़े पैसे चाहिए थे आपसे। कितने पैसे चाहिए मनीष? बस अभी के लिए 50 रुपए चाहिए भैया। रमेश अपनी जेब से नोट निकालकर मनीष को देता है। ये लो, और जो सामान लाना है ठीक से लाना। धन्यवाद भैया, अभी आता हूँ। मनीष ने पैसे लिए और तेज कदमों से बाजार की ओर निकल पड़ा। पीछे खेतों में फिर से आवाज गूंजने लगी। उधर नेहा अपने कमरे में बैठी है, गुस्से में उसके गाल फूले हुए हैं। वह खुद से बड़बड़ा रही है। हद है, मेरे पति तो सुबह से शाम तक खून पसीना बहाते हैं, और ये मनीष दिन भर ऐसे ही आवारा घूमता रहता है जैसे कोई शहजादा हो। बस आने दो सामने, आज खुलकर बात करूंगी उससे। शाम को जब रमेश घर लौटकर आया तो उसने नेहा का मुंह उतरा हुआ देखा तो। क्या बात है नेहा, इतनी गुमसुम क्यों हो? कहीं किसी ने उल्टी सीधी बात तो नहीं कर दी? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे भी लोगों से ज्यादा तो आपके पिताजी को मनीष की फिक्र रहती है, मेरी कौन पूछे। तो फिर कौन सी बात तुम्हें खाए जा रही है? साफ साफ कहो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मनीष दिन भर घर में ही पड़ा रहता है, बस किताब, रसोई का खाना और बिस्तर, यही उसका काम है। न हाथ बटाना, न जिम्मेदारी निभाना। पर अभी वो बच्चा है नेहा, उसे बोझ क्यों देना? बच्चा? अरे अब तो तुम्हारे कंधे से कंधा मिला सकता है, मेहनत करवा लो तो बुरा क्या है। मगर लगता है तुम्हें उसकी लापरवाही भाती है। खर्च करो, समय गवाओ, यही तरीका ठीक लगता है ना? नेहा की बात सुनकर रमेश सोच में पड़ गया कि क्या वह सच कह रही है। अगली सुबह। बेटा रमेश, आज तो जरा मनीष की स्कूल की फीस भर देना। अगले महीने उसकी ड्राइंग प्रतियोगिता है, उसे इसकी बहुत तैयारी करनी है। पिताजी, अगर उसकी प्रतियोगिता है तो फीस वो खुद जमा कर दे। वैसे भी अब उसकी उम्र हो गई है कमाई करने की। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें तो मालूम है उसका सपना है बड़ा आर्टिस्ट बनने का। सपना मैं भी जानता हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे आर्टिस्ट बना पाऊँ। अगर वो मेरे साथ खेत में आकर काम करेगा तो ही मैं उसकी फीस दूंगा, वरना नहीं। मोहन यह सुनकर सन्न रह गया। तभी मनीष वहां आ पहुंचा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं रमेश भैया के साथ खेतों में हाथ बटा लूंगा। ठीक है, तो फिर खेत पर आ जाना। इतना कहते ही रमेश वहां से चला गया। सचमुच अजीब है, अचानक से ये मनीष के लिए रमेश के दिल ऐसा क्यों बदल गया? उस समय मनीष भी आगे आकर बोला। अरे पिताजी छोड़िए, मैं रात में पढ़ाई कर लूंगा और दिन में भैया के साथ खेतों में काम करूंगा। शायद थकावट के कारण वो ऐसे सोच रहे होंगे। इतना कहकर मनीष खेतों की ओर निकल गया। उधर दूसरी ओर मोहन को सब समझ आ गया था कि रमेश ऐसा क्यों कर रहा है। नेहा बहू, जरा इधर आओ। इस पर नेहा मुंह बनाकर गई और बोली, पिताजी क्या बात है? क्या तुमने रमेश से कुछ कहा था? वो हाल फिलहाल अपने भाई के साथ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। मैं? भला उनसे क्यों कुछ कहूंगी? क्या उसके पास खुद समझ बूझ नहीं है? समझ तो है बेटे में, पर इतनी नहीं
कि वो अपने छोटे भाई से यूं कटकर बात करे। बहू, मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे ही कहने पर हो रहा है। हाँ हाँ, मैंने ही कहा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, बता दीजिए। हे भगवान, आज ये दिन भी दिखाना बाकी था। उसी बहू ने जो कभी अपने देवर पर स्नेह की बरसात करती थी, आज उसे लेकर मन में इतनी जलन क्यों पाली है। और मनीष ने अपने भैया के साथ खेतों में काम करने लगा और देखते देखते दोनों ने साथ में फसल लगाई और फसल अच्छी हुई तो उसे बाजार में बेच कर आए। बेटा रमेश, इस बार की फसल बिक गई क्या? हाँ पिताजी, सारी फसल अच्छे दाम पर बिक गई है। अरे, ये तो बहुत शुभ खबर है। देख, आधे पैसे मनीष को दे देना। क्या? आधे पैसे मनीष को? पिताजी, ये कैसी बात कर रहे हो? हर साल तो मैं ही सारे पैसे संभालता हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, पर इस बार खेत में मनीष ने भी मेहनत की है, इसलिए कह रहा हूँ कि उसे उसका हिस्सा मिलना चाहिए। पिताजी, उसने 3 दिन काम किया और आप आधी कमाई उसको देने की सोच रही हैं। ये कभी नहीं हो सकता। तेरी ही बहू सबके सामने कहती फिरती है कि मनीष कामचोर है, सिर्फ पैसे मांगता है। अब जब उसने मेहनत की है तो उसे हक मिलना चाहिए। पिताजी, आपको समझ क्या आ गया है? आधे पैसे किसी को ऐसे ही बांटने की बात कर रहे हो? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? मेरा दिमाग बिल्कुल सही जगह पर है, समझा तू? भैया, पिताजी से ऐसे बात करते हो, ये ठीक नहीं है। तू चुप रहे, सब तेरे कारण हो रहा है। पर भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दो। अरे क्यों नहीं देगा, इसे देने ही पड़ेंगे। इसकी बहू तुझसे बहुत उल्टा सीधा कहती है, मैंने क्या सुना नहीं है? तो सही ही कहती हूँ पिताजी, ये पूरे दिन घर पर लेटा ही तो रहता है। लेकिन इस बार तो इसने बराबर मेहनत की है, इसी वजह से तो मैं पैसे मांग रहा हूँ। चल दिलवा अपने पति से पैसे। पर मेहनत तो मेरे पति ने की है, तो पैसे इसे क्यों मिले? क्योंकि इसने भी मेहनत की है, इसलिए। अच्छा, ऐसी बात है। अजी, आप कब तक इस तरह पागल बने रहेंगे? मैं तो कह रही हूँ आप बंटवारा करवा लीजिए। क्या? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज फैसला हो ही जाए। पिताजी, हमारा हिस्सा हमें दे दो। यह सुनकर मोहन और मनीष दोनों की आंखें भर आईं। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला भाइयों के बीच में भी कहीं बंटवारा होता है? हाँ हाँ, होता है। अगर तेरे जैसा भाई हो तो उस घर में बंटवारा होता है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुझे तेरा हिस्सा चाहिए ना? ठीक है बेटा, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? आप भी भैया की बातों को सच मान रही हैं? नहीं बेटा, मैं सब जानता हूँ, मगर लगता है अब बंटवारा ही इनके दिलो दिमाग को शांत करेगा। यह कहकर मोहन ने बंटवारा करने का फैसला कर लिया। इस पर रमेश कहता है, खेत मेरे नाम कीजिए पिताजी। खेती की मेहनत तो मैं करता हूँ, मकान इसे दे दीजिए। क्या? मकान इसे दे दूं? तू जानता भी है ये कितना बड़ा फैसला है। हाँ पिताजी, आप वैसा ही कर दीजिए जैसा भैया कह रहे हैं। तू होश में है? ये तुझसे तेरी जमीन छीन लेगा, सब कुछ खो देगा तू। खो जाने दीजिए पिताजी, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर यही सबको सुकून देता है तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद रमेश ने पूरा खेत अपने नाम कर लिया और वहाँ से चले गए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने ठीक सामने ही बहुत बड़ा मकान बनवाया, जिसे देखकर मनीष और मोहन काफी दुखी हुए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? बस तू कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले। पिताजी, मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। यह सुनकर मनीष ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। गांव पहुँचते ही उसे एक आदमी मिला जो उससे बातें करने लगा। अरे मनीष, बहुत दिनों बाद मिले हो। सुना है तुम्हारा भाई अब तुमसे अलग रहने लगा है। हाँ भैया, बात सच है, घर का बंटवारा हो गया। हाय रे, आजकल तो यही चलन हो गया है। लगता है उसने ये काम भी अपनी पत्नी के कहने पर ही किया होगा। भैया, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता। कौन क्या करवा रहा है मुझे नहीं मालूम,
बस इतना जानता हूँ कि किस्मत ने शायद यही लिखा था। भाई अलग हो गया तो अब क्या किया जा सकता है। पास खड़ा रमेश ये सब सुनता है। उसका चेहरा गिर जाता है और वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह रोजाना बाजारें जाकर ढेर सारा सामान खरीद कर लाती और घर लौटकर खुद को किसी रानी की तरह खुश महसूस करती। अब मैं यहाँ महारानी बनकर रहूंगी। पहले उस घर में दबकर जीना पड़ता था, लेकिन अब पूरा खेत मेरे नाम है। मैं अमीर हूँ। नेहा को देखकर गांव वाले आपस में फुसफुसाकर राय बनाने लगे। अरे देख तो सही, ये तो बिल्कुल बदल गई है। पहले कितनी सीधी सादी और संस्कारी थी। और अब देखो कितनी बदतमीज और घमंडी लगती है। सब तो संस्कारों की ही बात है। जब तक अपनी सास ससुर के अधीन थी सही थी, अकेली हुई तो बिगड़ गई। सच कह रहे हो, तभी तो लोग कहते हैं घर का बंटवारा अच्छों को भी बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ मोहन दाव वालों की बातें सुनकर भीतर ही भीतर दुखी रहने लगा। अगली सुबह सुरेश उठा और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं गांव में काम ढूंढने जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा, और अगर शाम तक न लौटूं तो परेशान मत होना। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। इसके बाद मनीष काम ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़ा, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वह काफी टूट गया और दुखी होकर बोला, लगता है मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा। अब मैं कहीं दूसरे गांव में जाकर काम देखता हूँ। यह कहकर वह जंगल के रास्ते से अपने पड़ोसी गांव की ओर जाने लगा। पूरी तरह टूट चुका सुरेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक ससा आकर उसके पास रुक गया और उसकी ओर तकतकी लगाए देखने लगा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम भी मुझ पर हंस रहे हो? ससा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बताओ क्या हुआ है? अरे तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। हर जानवर बोल सकता है, पर उनकी आवाज सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो दिल से सच्चे होते हैं। अब बताओ क्या हुआ है? मनीष ने सारी बात ससे को बताई और बोला, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरा जीवन बेकार हो गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बात मानो तो मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर मेरी मदद से तुम्हारी मुसीबत कैसे दूर होगी? बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मेरा भाई इस घने जंगल में कहीं खो गया है। मैंने बहुत ढूंढा, पर वो अब तक नहीं मिला। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुमने मेरा भाई को ढूंढ दिया तो मैं तुम्हें खजाने का पता बताऊंगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले तुम ये बताओ कि वह किस दिशा में गया था। इसके बाद मनीष ससे के साथ जंगल के भीतर चला गया। वे काफी दूर तक पहुँचे। अरे तुम्हारा छोटा भाई कहीं नहीं मिल रहा। हम इतने अंदर आ गए हैं, मुझे लगता है कि शायद वह किसी बड़े जानवर का शिकार बन गया होगा। ऐसा मत कहो, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज तुम थोड़ा और ढूंढो। इसके बाद वे दोनों छोटे भाई को जंगल में ढूंढते रहे, पर ढूंढते ढूंढते रात हो गई। फिर भी उन्हें भाई नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ रात होने को आई है, पर अभी तक मनीष लौट कर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। इसके बाद वह गांव में मनीष को ढूंढने निकला, पर उसे अपना बेटा नहीं मिला। तभी उसे रमेश दिखाई दिया। अरे रमेश बेटा, तेरा भाई सुबह काम ढूंढने गया था, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा। पता नहीं कहाँ रह गया। तू बता, मैं क्या करूं? पिताजी, मुझे अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहा है तू? मान लिया कि बंटवारा हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए। नहीं पिताजी, अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। रमेश की बात सुनकर मोहन नम आंखों से चुपचाप लौट आए।
मनीष ने पूरे जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर ससा का छोटा भाई का कुछ भी पता नहीं चला। उसका मन बेचैनी से भरा हुआ था। अचानक उसकी नजर आगे एक बहुत पुराने विशाल पेड़ पर पड़ी। अरे ये पेड़ कितना अजीब लग रहा है, तना जैसे भीतर से खोखला हो। क्या ससा का भाई यहाँ कहीं छिपा है? मनीष ने उम्मीद में पेड़ के पास गया, लेकिन अंदर झांका तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। न ससा न कोई आवाज। ये तो बड़ी अजीब बात है। उस ससा ने तो कहा था कि उसका भाई यहीं होगा। अब मैं कहाँ ढूंढूं? मनीष ने हार न मानते हुए और गहराई में जंगल की ओर कदम बढ़ाए। मनीष को गए हुए 4 दिन बीत चुके थे और मोहन काफी परेशान था। तभी वहाँ संजू आ पहुँचा। अरे चाचा, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और मनीष भी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। काम का कहकर गया था, पर अभी तक नहीं आया। क्या? तो अभी तक मनीष घर लौटकर नहीं आया? तो आपने रमेश से नहीं कहा क्या? अरे रमेश से मैंने कहा था, पर उसने मुझे भगा दिया और बोला मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं अब। हे भगवान, पता नहीं आपके बड़े बेटे को क्या हो गया है। वहीं आपकी बहू तो पूरी तरह बिगड़ गई है। अरे ये सब तो मेरे नसीब का ही दोष है, जो मुझे ऐसा बेटा मिला। और दूसरा जो बेटा मेरा ध्यान रखता था, वह पता नहीं कहाँ चला गया। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। खबर मिलते ही नेहा का चेहरा खिल उठा। क्या मनीष कहीं चला गया है? इसका मतलब अगर वो वापस ही ना आया तो ये घर भी मेरा हो जाएगा। नेहा बुरी आदतों में डूबकर जुए की लत में पड़ गई और एक दिन अपनी सारी संपत्ति गवा बैठी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जुआ कैसे हार गई? अब मैं रमेश को क्या जवाब दूंगी? वहीं दूसरी तरफ शाम का समय था। रमेश अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में गांव का सेठ उसे मिल गया। अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो भाई? घर पर जा रहा हूँ। घर पर जा रहे हो, लेकिन घर जाकर अब करोगे क्या? क्या मतलब? घर जाऊंगा तो वही करूंगा जो हर रोज करता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी बीवी ने जुए में घर, खेत, पैसे सब कुछ हार दिया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो कभी जुआ खेलती भी नहीं। अरे ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो रोजाना जुआ खेलती थी और आज आखिरी दांव में सब हार गई, समझे? अब तुम्हारा घर और खेत सब मेरा हुआ, कल तक खाली कर देना। यह सुनकर रमेश टूट गया और भारी कदमों से घर आकर नेहा से बोला। नेहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सचमुच जुए में घर, खेत सब हार दिया? मुझे माफ कर दीजिए जी। मैंने सोचा था कि इससे हम और अमीर हो जाएंगे। सेठ ने मुझे लालच दिया और मैं उसकी बातों में आ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। यह कहते कहते रमेश जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ मनीष कई दिनों से जंगल में फंसा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे यहाँ तो कोई खरगोश नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो खरगोश का छोटा भाई मिल ही नहीं रहा। मेरे पिताजी काफी परेशान हो रहे होंगे। ऐसा करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। पर तभी उसने देखा कि वह रास्ता भूल गया है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं तो यहाँ पर किसी की मदद करने आया था, पर उल्टा यहाँ आकर फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? किस तरफ जाऊँ? यह कहकर मनीष काफी दुखी हो गया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर वही खरगोश आया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पीछे ही रह गए थे ना? मैं इस जंगल का हर रास्ता जानता हूँ और मेरा कोई भाई खोया नहीं था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह कहकर वह खरगोश अचानक एक सुंदर परी में बदल गया। यह देखकर मनीष हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? तुम एक परी में कैसे बदल गई? क्योंकि मैं इस मायावी जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारी सच्चाई परख सकूं। कई लोग यहाँ आते हैं, पर किसी ने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुम बिना किसी लालच के यहाँ आए और मदद करना चाहा।
अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। मेरे पिताजी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। यह सुनकर मनीष चौंक गया क्योंकि उसके सामने खजाने का ढेर लगा था। तुम्हें जितना चाहिए ले लो, आज से यह सब तुम्हारा हुआ। मुझे इतना सारा खजाना नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा दे दीजिए जिससे मेरा गुजारा हो सके। ये सुनकर परी बहुत खुश हुई। उसने मनीष को बहुत सारा खजाना देकर वहां से विदा किया। मनीष तेजी से गांव लौटा और घर पहुंचते ही सामने का दृश्य देख हैरान रह गया। अरे ये भैया भाभी यहाँ? ये पिताजी से बार बार क्या कह रहे हैं? पिताजी, हमें अपने घर में रख लो। हाँ पिताजी, आपको तो हमारे हालात पता ही हैं। हम सच में बहुत परेशान हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। जैसा तुम लोगों ने किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा। मनीष यह सब देखकर चुपचाप खड़ा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी पिताजी के पास जाकर एक पोटली निकाली। पिताजी, ये देखो, ये वही खजाना है। और सुनो, मेरे साथ जो हुआ वह सब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मनीष ने पिताजी को सारा खजाना और पूरी कहानी बता दी, जबकि रमेश और नेहा शर्मिंदा होकर पछता रहे थे।